हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट में टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज के अंदर एक्सपेंशन एंड और ग्रोथ स्ट्रेटेजीज का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि अभी तक हमने कहाँ तक कवर किया है। तो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज, जो कि 4 टाइप्स की होती हैं: स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज हमारी कवर हो चुकी हैं। एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज में पिछले लेक्चर में हमने कॉन्सेंट्रेशन और इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज को कवर किया था। आज हम डाइवर्सिफिकेशन और इंटरनेशनलाइजेशन स्ट्रेटजीज को कवर करने वाले हैं। बाकी की ये जो 2 स्ट्रेटजीज हैं और ये जो रिमेनिंग स्ट्रेटजीज हैं इसकी वो हम आगे फर्दर लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है एक्सपेंशन और ग्रोथ स्ट्रेटजीज और उसके टाइप्स। तो जो एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज हैं उसका हमने कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेटजीज कवर कर ली थी, इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज भी कवर कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज, जो कि 2 तरह की होती हैं: रिलेटेड और कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन एंड अनरिलेटेड और कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। इंटरनेशनलाइजेशन स्ट्रेटजीज फर्दर divided into 4 types, that is international, multi-domestic, global and transnational. आज हम इन्हीं दोनों को कवर करने वाले हैं। तो एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि जब कंपनी एक नई तरह के बिजनेस में एंटर करती है, चाहे फिर वो नई मार्केट में एंटर करे या फिर कोई वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करे। इट मींस जब कंपनी एक नया तरह का बिजनेस शुरू करना चाहती है, किसी नए एरिया में एंटर करना चाहती है तो हम कहते हैं कि वो अपने आप को एक्सपैंड कर रही है थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। अब है कि कोई भी फर्म या कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई क्यों करना चाहेगी? तो फर्स्ट रीजन है मिनिमाइजिंग रिस्क, रिस्क को कम करने के लिए। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी अगर वो एक ही तरह का बिजनेस चलाएगी तो उसका जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत ज्यादा होगा। अगर उसको उस बिजनेस में लॉस हो गया तो उसका वो बिजनेस बंद हो जाएगा और उसकी सारी इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगी। लेकिन अगर उसके पास एक से ज्यादा तरह का बिजनेस होंगे तो वो एक बिजनेस के लॉस को दूसरे बिजनेस के प्रॉफिट से कवर कर पाएगी। तो इसलिए कंपनी अपने आप को एक्सपैंड करती है, नई नई तरह के बिजनेस में एंटर करती है, ताकि उसका जो रिस्क है वो स्प्रेड ओवर हो सके डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस में। नेक्स्ट रीजन हो सकता है बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड इंक्रीजिंग ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी। कंपनी के पास रिसोर्सेज होते हैं, वो उनका ज्यादा अच्छे से यूटिलाइजेशन करना चाहती है, अपनी जो कैपेबिलिटीज है उनको बढ़ाना चाहती है, इसलिए भी अपने आप को वो डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू एक्सपैंड करती है। इसका एक एग्जांपल हो सकता है कि मान लीजिए कोई कंपनी जो आफ्टर सेल सर्विसेज में बहुत अच्छी है, तो वो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आफ्टर सेल सर्विसेज में अच्छी है ही, वो चाहे तो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी ओपन करके बाकी कंपनियों से रिलेटेड और बाकी एरियाज में भी अपनी स्पेशलाइज्ड आफ्टर सेल सर्विसेज दे सकती है। तो इस तरह से वो अपनी कैपेबिलिटीज को और ज्यादा बढ़ा सकती है। देन है रेगुलेटरी मेजर्स। कई बारी गवर्नमेंट नॉर्म्स ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से भी कंपनियों को एक नए एरियाज में एंटर करके अपने आप को डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक पॉलिथीन बनाने वाली कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से बैन लगा दिया जाता है कि पॉलिथीन नहीं बनेंगे, तो अब वो क्या करेगी? क्या वो अपना बिजनेस कंप्लीटली बंद कर देगी? अगर ऐसा करेगी तो वो बिल्कुल ही लॉस में चली जाएगी। तो वो अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सकती है, यानी कि एक नए एरिया में एंटर कर सकती है, चाहे वो पेपर बैग बनाना शुरू कर दे या वो कपड़े के बैग बनाना शुरू कर दे। उसके थ्रू वो अपने आप को एक्सपैंड कर सकती है और अपने बिजनेस को खत्म होने से बचा सकती है। अब है कि जो डाइवर्सिफिकेशन है वो कितनी तरह से हो सकता है। सो फर्स्ट इज कॉन्ग्लोमेरेट और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन एंड द सेकेंड इज कॉन्सेंट्रिक और रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। अब है कि हमारे पास फर्स्ट टाइप, दैट इज कॉन्ग्लोमेरेट और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। देखिए नाम से ही लगता है अनरिलेटेड। जब कंपनी अपने आप को किसी ऐसे एरिया में डाइवर्सिफाई करती है, यानी कि वो किसी ऐसे एरिया में एंटर करती है जिसका उसके पिछले एरिया के साथ कोई कनेक्शन ना हो, कोई रेलिवेंसी ना हो, तो वो कहलाता है कॉन्ग्लोमेरेट और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। When a company expands into business regardless of their relevancy or irrelevancy to its core niche, we call it conglomerate diversification. core niche का मतलब है, निशे का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया और सेगमेंट जो कंपनी ने चूज किया हुआ है। तो जब कंपनी उससे हटकर किसी नए एरिया में एंटर करती है तो ये कहलाता है अनरिलेटेड और कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। इसको हम आईटीसी प्राइवेट इंडिया लिमिटेड के एग्जांपल से समझते हैं।
आईटीसी डिफरेंट फील्ड्स में एंटर कर चुकी है। अगर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की बात करें, एफएमसीजी स्टैंड्स फॉर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिनकी कंजम्पशन बहुत जल्दी होती है। तो इसमें भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। खाने की चीजों को ले लीजिए, स्टेशनरी में भी स्टेशनरी में भी कंपनी डील करती है। जैसे क्लासमेट की आप लोग कॉपी देखते हैं, नोटबुक्स देखते हैं, ये आईटीसी का ही प्रोडक्ट है। अगर टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स में बात करें तो सोप हैं और शैम्पूज वगैरह भी कंपनी बना रही है, इवन वो पूजा सामग्री भी बना रही है। तो अगर हम सिर्फ एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो भी इसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। मोर ओवर कंपनी इंटायरली एक डिफरेंट एरिया में भी काम कर रही है, जैसे कि आईटीसी पैकेजिंग में काम कर रही है। पैकेजिंग के लिए कार्टेजेस बना रही है, कंटेनर्स बना रही है। इसके अलावा आईटीसी की लग्जरी होटल चेन भी है, आईटीसी मौर्य के नाम से, आईटीसी मराठा के नाम से, आईटीसी सोनार के नाम से, आईटीसी गार्डेनिया के नाम से, आईटीसी कोलकाता के नाम से, आईटीसी ग्रैंड चोला चेन्नई के नाम से। अब ये एरियाज बिल्कुल डिफरेंट हैं पहले वालों से। आईटीसी ने इवन अपने आप को एग्री बिजनेस में भी इन्वॉल्व किया है। उनके वन स्टॉप शॉप्स हैं जहां पर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी चीजें एक ही जगह पर मिल सकती हैं, चाहे वो कोई इक्विपमेंट है, सीड्स हैं या कुछ भी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आईटीसी ने जिस तरीके से अपने आप को एक्सपैंड किया है, ये एक कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन है जिसमें वो बिल्कुल नए एरियाज में एंटर करती है। अब है कि कॉन्ग्लोमरेट और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन क्यों करती है कोई कंपनी। सो फर्स्ट वन इज स्प्रेडिंग बिजनेस रिस्क। कंपनी अपने एक बिजनेस के रिस्क को कवर अप करना चाहती है और बहुत सारे नए एरियाज में एंटर करके। रीजन वही है कि अगर वो सिर्फ एक एरिया में एंटर करेगी, एक ही तरह का बिजनेस करेगी, तो उसको फ्यूचर में अगर लॉस होगा तो चांसेस नहीं होंगे कि वो कहाँ से कवर करेगी। लेकिन अगर उसके पास एक से ज्यादा ऑप्शन होंगे और एक बिजनेस उसका लॉस में भी चला जाएगा, तो उसके पास ऑप्शन होगा कि वो कहीं और से उसको कवर कर सके। तो बिजनेस में जो रिस्क है वो स्प्रेड ओवर हो जाता है। दूसरा रीजन है रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना। वो कैसे पॉसिबल है? अगर कंपनी के पास एक से ज्यादा तरह के बिजनेस हैं या एक से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट्स हैं, तो कंपनी अनप्रॉफिटेबल जो यूनिट्स हैं उनको बंद कर सकती है और प्रॉफिटेबल्स को कंटिन्यू कर सकती है, जहां से वो ज्यादा रिटर्न कमा सकती है। देन इकोनॉमी में जो भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं बिजनेस एनवायरमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट रेगुलेशन से रिलेटेड, उनका फायदा उठाकर भी कंपनी अपने आप को एक नए फील्ड में एंटर करवा सकती है। नेक्स्ट आता है कॉन्सेंट्रिक और रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। नाम से समझ आ रहा है यहाँ पर भी कि जब कंपनी अपने रिलेटेड एरियाज में, जिसमें वो ऑलरेडी डील कर रही है, उसी में अपने आप को एक्सपैंड करती है, तो ये कहलाता है कॉन्सेंट्रिक और रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है कि एक शू प्रोडक्शन फैक्ट्री एक लेदर कंपनी को एक्वायर कर लेती है। अब यहाँ पर वो स्ट्रांग बन जाती है कैसे कि जिस रॉ मटेरियल के लिए पहले वो एक थर्ड पार्टी पर डिपेंड करती थी, अब वो उसके साथ कनेक्टेड है, तो रॉ मटेरियल की क्वालिटी एश्योर कर सकती है वो कि उसको अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल अवेलेबल हो। टाइमली अवेलेबिलिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज जो प्रोडक्शन है वो रुक जाता है। तो इन सभी चीजों का वो ध्यान रख सकती है और जिससे वो अपने आप को आगे भी सेल्स बढ़ाने में उसको हेल्पफुल होगा, मार्केट शेयर इंक्रीज करने में हेल्पफुल होगा। अब हमारे पास एग्जांपल है इसमें पेप्सिको इंडिया का। पेप्सिको जो है वो फूड एंड बेवरेजेस में डील करने वाली एक ग्लोबल लेवल की कंपनी है जिसमें बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट्स हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स की अगर हम बात करें तो स्लाइस है और 7 अप है, ट्रॉपिकाना जूस है और लिप्टन आइस टी है, मिरिंडा है, पेप्सी है, इन सभी में वो डील कर रही है। इवन अगर हम पेप्सी देखें तो पहले सिंपल पेप्सी अवेलेबल थी शुरू में जब कंपनी ने लॉन्च किया, लेकिन बाद में उसने इसमें डाइट पेप्सी भी ऐड कर दी, बिकॉज जो लोग हैं वो हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट भी हैं जिनको जो ज्यादा शुगर नहीं लेते हैं, अवॉइड करते हैं, तो उनके लिए भी एक वर्जन है। अब यहाँ पर भी कंपनी ने पेप्सी का ही एक एडवांस्ड वर्जन निकाला, तो एक तरह से ये पिछले वाले से ही रिलेटेड था। इसके अलावा इसमें चिप्स में भी बहुत सारे वेरिएशंस है, लाइक लेज है, अंकल चिप्स हैं, कुरकुरे हैं। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं क्योंकि इनका लाइन वही है, कुछ नया नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी उसमें एडिशन करती चली जा रही है, अपने आप को एक्सपैंड करती चली जा रही है। सो दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉन्सेंट्रिक और रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन जो फर्दर आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट है मार्केट रिलेटेड कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, देन टेक्नोलॉजी रिलेटेड कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन एंड आफ्टर दैट मार्केट टेक्नोलॉजी रिलेटेड कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। फर्स्ट में
सिर्फ मार्केट है, सेकंड में सिर्फ टेक्नोलॉजी, और थर्ड में मार्केट प्लस टेक्नोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन। अब मार्केट रिलेटेड कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? जब कंपनी नए प्रोडक्ट्स ऐड करती है अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन में, सेम मार्केट, सेम कस्टमर एंड सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इसमें तीन बातें हैं कि कंपनी एक्सपैंड कर रही है अपने आप को, लेकिन जो उसके एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट्स है उसमें एडिशन कर रही है, नए प्रोडक्ट ला रही है, पर उसका मार्केट एरिया सेम है, कस्टमर सेम है, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी सेम रहेगा जिसके जरिए वो कस्टमर तक सामान पहुंचाएगी। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास कि जब कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपनी अपने आप को एक्सपैंड करना चाहती है तो और वो किचन वेयर्स में डील करना शुरू कर देती है, यानी कि अब जिन कस्टमर्स को जिन मार्केट एरियाज में वो पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेल कर रही थी, उन्हीं कस्टमर्स को उसी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के जरिए उसी मार्केट एरिया में वो किचन वेयर सेल करेगी। यानी कि सिर्फ प्रोडक्ट में एडिशन हुआ, कस्टमर वही रहे, मार्केट एरिया वही रहा और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी वही रहा। नेक्स्ट हम आते हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में। इसका मतलब है कि जब कंपनी सिमिलर टेक्नोलॉजी यूज करके नए प्रोडक्ट्स ऐड करती है अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि एक टेलीविजन बनाने वाली कंपनी म्यूजिक सिस्टम बनाना शुरू कर देती है। टेलीविजन में भी टेक्नोलॉजी तो यूज होती ही है म्यूजिक की, क्योंकि उसमें भी ऑडियो होती है। उसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अगर कोई कंपनी म्यूजिक सिस्टम बनाना शुरू कर देती है, सो दिस वुड बी कॉल्ड टेक्नोलॉजी रिलेटेड कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। अब नेक्स्ट में मार्केट और टेक्नोलॉजी दोनों कंबाइन हो जाएंगे। मार्केट मीन्स सेम एरिया, सेम कस्टमर, सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड सेम टेक्नोलॉजी, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ होगा क्या कि प्रोडक्ट्स नए ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर एग्जांपल है कि एक सिंथेटिक वाटर टैंक मैन्युफैक्चरर जो सिर्फ पहले वाटर टैंक्स में डील करता है, बाद में वो उसी मैकेनिज्म को यूज करके जो है वो डोर्स एंड विंडोज बनाने शुरू कर देता है। यानी कि जो पहले फाइबर का वाटर टैंक बनाता होता था, अब उसने डोर्स एंड विंडोज में भी डील करना शुरू कर दिया है, और वो उन्हीं कस्टमर्स को सप्लाई करेगा जो पहले उसके रेजिडेंशियल या कमर्शियल जितने भी कस्टमर्स हैं उन्हीं को सप्लाई करेगा, सेम सप्लायर नेटवर्क के साथ। और जो टेक्नोलॉजी उसने यूज करी वो भी सेम, यानी कि पहले वो डील कर रहा था सिर्फ वाटर टैंक्स में, अब वो नया प्रोडक्ट ऐड हो गया डोर्स एंड विंडोज। उनको बनाने की टेक्नोलॉजी सेम रही, कस्टमर्स सेम रहे, मार्केट एरिया सेम रहा, इवन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी सेम जिसके जरिए वो कस्टमर्स तक अपने जो गुड्स हैं वो पहुंचाएगा। तो ये हो गया मार्केट टेक्नोलॉजी रिलेटेड कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। दीज वर द टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट है रीजंस ऑफ कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, कि क्या रीजन हो सकते हैं इसके। एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करना, क्योंकि वो सेम टेक्नोलॉजी यूज करेगा, सेम कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इसमें कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स में एडिशन करती है। तो अगर उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो यूज करके अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकती है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकती है, तब वो इस तरह से अपने आप को डाइवर्सिफाई करती है। बिजनेस एनर्जीज को इनेबल करना। बिजनेस सिनर्जी का मतलब होता है कि जब दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिलकर काम करते हैं तो जो कंबाइंड रिजल्ट है वो कहीं अच्छा होता है उनके इंडिविजुअल रिजल्ट से। तो यहाँ पर भी जब दो डिपार्टमेंट कह लीजिए मिलकर काम करेंगे तो उसका रिजल्ट कहीं अच्छा आएगा। मार्केट शेयर को बूस्ट करना, यानी कि मार्केट शेयर को बढ़ाना। ऑब्वियसली जब कंपनी नए प्रोडक्ट्स ऐड करेगी तो उसकी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। जब उसकी सेल्स बढ़नी शुरू हो जाएगी तो उसका जो मार्केट शेयर है, जो मार्केट एरिया है उसका, वो भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए भी कंपनी जो है वो इस तरह का डाइवर्सिफिकेशन करती है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन थ्रू इंटरनेशनलाइजेशन। इंटरनेशनलाइजेशन नाम से ही समझ आ रहा है, व्हेन कंपनी गोज बियॉन्ड द कंट्रीज नेशनल बॉर्डर एंड मार्केट। जब कंपनी अपनी देश की सीमाओं से बाहर निकलकर, देश के बाजार से बाहर निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी जो चीजें हैं उनको पहुंचाना चाहती है, तो इसको बोलते हैं कि कंपनी अपने आप को एक्सपैंड कर रही है थ्रू इंटरनेशनलाइजेशन। इसका रीजन बहुत सिंपल है, जब कंपनी अपने डोमेस्टिक मार्केट में अपने प्रोडक्ट को ठीक से बेच चुकी होती है, सारी अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज कर चुकी होती है, तब वो अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहती है। There are different types of internationalization strategy, that is, first one is global strategy, second is multi-domestic, third is international, and fourth is transnational. So first one is global strategy. Global strategy क्या है?
कि जब कंपनी अपने प्रोडक्ट में बहुत कम या बिल्कुल भी चेंज नहीं करती, मींस जैसा वो अपनी कंट्री में बेच रही होती है, जहां वो बना रही है, वैसा ही वो बाकी कंट्रीज में भी वैसे ही उतने ही मतलब सेम टू सेम वही प्रोडक्ट अवेलेबल करवाती है, जिसमें वो कोई चेंज नहीं करती। इसमें लो कॉस्ट अप्रोच फॉलो होती है। कैसे? क्योंकि वो प्रोडक्ट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर रही, कोई चेंजेस नहीं कर रही, जिसकी वजह से उसकी लागत नहीं बढ़ेगी, तो उसकी कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट उतनी ही आएगी जितनी आ रही थी। तो और वो अपने प्रोडक्ट को ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल कर सकती है। इसका एग्जांपल है एप्पल। एप्पल के आईफोन, मैकबुक, आईपैड वगैरह ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम कॉन्फ़िगरेशन और सेम टेक्नोलॉजी के साथ बिक रहे हैं। नेक्स्ट है मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटेजी। मल्टी यानी कि एक से ज्यादा। अब यहाँ पर क्या है कि जब कंपनी जिस कंट्री में वो अपना प्रोडक्ट पहुंचाना चाहती है, उस कंट्री की जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज करती है अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को, तो हम कहते हैं कि वो मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजी फॉलो कर रही है। मल्टी डोमेस्टिक कैसे? कि अपने देश में वो उनकी जरूरतों के हिसाब से उस प्रोडक्ट को बनाकर बेच रही है, और फॉरेन कंट्री में जहां पर वो जाना चाहती है, वहां पर उनकी जरूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट को मॉडिफाई करके सेल कर रही है। ये डेफिनेटली थोड़ी सी महंगी स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, रिसर्च करना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में चेंज आता है, तो थोड़ी सी कॉस्टली बन जाती है। इसका एग्जांपल हमारे पास नेस्ले का है। चॉकलेट मैन्युफैक्चरर नेस्ले, जो कि स्विस ओन्ड कैंडी कंपनी है, और जिसके लगभग 2000 कंपनियां हैं, और 186 कंट्रीज में वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है, अलग अलग नाम से और उन कंट्रीज के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी। When a company offer its product and service to those market where they don't have access to it, मतलब वो वहां जाकर कुछ प्रोड्यूस नहीं करने वाली, जिस कंट्री में वो प्रोडक्ट बन रहा है वही बनेगा, वो सिर्फ वहां पर अपने प्रोडक्ट को पहुंचाएगी। मींस एक्सपोर्ट इंपोर्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा, कि एक्सपोर्ट के जरिए वो उस कंट्री में पहुंचा देगी, जिस कंट्री को जरूरत है वो इंपोर्ट कर लेगा। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास रेड बुल एनर्जी ड्रिंक है एक। बहुत टाइम, ये एक ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है, और उन्होंने 1987 में इसको एक्सपोर्ट करना शुरू किया था, बहुत ही स्मॉल लेवल पर, और काफी टाइम तक तो अमेरिकन को ये पता ही नहीं चला कि जो रेड बुल है वो एक ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है। और अब तो इसका जो है वो $2 बिलियन का सेल हो रहा है। मीन्स इतना ज्यादा ये पॉपुलर हो चुका है। बन वही रहा है ऑस्ट्रेलिया में, जस्ट ये वहां से अलग अलग कंट्रीज में सप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट है ट्रांसनेशनल स्ट्रेटजी। ट्रांसनेशनल स्ट्रेटजी में दोनों कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, ग्लोबल सिस्टम वाला भी और मल्टी डोमेस्टिक भी। ग्लोबल मींस जहां पर कंपनी अपने प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं करती, एज इट इज बेचती है। मल्टी डोमेस्टिक मींस जिस कंट्री में वो अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहती है, जहां पहुंचाना चाहती है, वहां की जरूरतों के हिसाब से वो उसको बदलती है। दोनों चीजें इसमें कंबाइंड हो रही हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास मैकडोनल्ड है। मैकडोनल्ड के लगभग 100 कंट्रीज में 36,000 जो है वो फूड लोकेशंस हैं, मतलब इन्होंने अपने आउटलेट्स खोले हुए हैं, और ये उस कंट्री की जरूरतों के हिसाब से अपने मेन्यू और प्राइसेस को चेंज कर लेते हैं। जैसे कि इंडिया में मैक्स स्पाइसी पनीर के नाम से आपको इनका प्रोडक्ट मिल जाएगा, जबकि कनाडा में पुटीन के नाम से मिल जाएगा। तो हर जगह की जरूरतों के हिसाब से इन्होंने अपने आप को चेंज भी किया है। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनलाइजेशन स्ट्रेटजी के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो रियलाइजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है कि जब कंपनी ज्यादा प्रोड्यूस करती है, एक ही प्रोडक्ट को जब वो ज्यादा प्रोड्यूस करती है, तो उसकी जो लागत है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट ज्यादा होता है। डेफिनेटली कंपनी अपनी कंट्री में भी बेच रही है, बाहर भी बेच रही है, तो उसको प्रोडक्शन तो ज्यादा करना ही पड़ेगा। तो ये उसको फायदा हो जाता है कि ज्यादा प्रोडक्शन से उसकी लागत कम हो जाएगी और प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है रियलाइजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। इकोनॉमीज ऑफ स्कोप होता है कि जब कंपनी दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स को इकट्ठे बनाती है, तब उसको जो लागत है वो कम हो जाती है। तो अगर मान लीजिए कंपनी को थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके ही अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में सेल करना है, तो बेसिक प्रोसेस तो सेम रहेगा, यानी कि दो प्रोडक्ट्स वो इकट्ठे बना सकती है, बाद में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर लेगी जरूरतों के हिसाब से, तो वो इकोनॉमीज ऑफ स्कोप भी इंजॉय कर सकती है। मींस उसकी जो टोटल जो कॉस्ट है उसकी वो कम हो जाएगी। देन एक्सपेंशन करने के लिए, मार्केट को एक्सपैंड करने के लिए कंपनी इंटरनेशनलाइज्ड करती है अपने आप को। लोकेशनल इकोनॉमीज रियलाइज करने का मतलब है कि जिस लोकेशन यानी कि जिस कंट्री में उसको लगता है
कि वहां पर उसका प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे से बिक सकता है, वहां पर वो अवेलेबल नहीं है, तो कंपनी उन चीजों को एनालाइज करके उसका भी फायदा उठा सकती है। ओवरसीज रिसोर्सेज को एक्सेस करने का मतलब है बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं होंगे, कहीं और अवेलेबल होंगे, तो उनका भी फायदा उठाया जा सकता है। ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक है हायर रिस्क। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी बदल जाती है, कस्टमर प्रेफरेंसेस बदल जाती हैं, तो रिस्क तो रहता ही है। कल्चरल डाइवर्सिटी जो मेन कारण है रिस्क का, कि दूसरी कंट्री की रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग हो सकती हैं, वहाँ के जो डिफरेंसेस हैं लोगों में वो बिल्कुल अलग हो सकते हैं, उनको ध्यान रखना पड़ता है। ब्यूरोक्रेटिक कॉस्ट, यानी कि जब आप इंटरनेशनल डील करना चाहते हो, ग्लोबल लेवल पे जाते हो, तो आपको सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनका ध्यान रखना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ज्यादा आती है, डेफिनेटली आपको ओवरसीज अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाना है, तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी वैसा ही चाहिए होगा। ट्रेड बैरियर्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत सारी कंडीशंस होती हैं हर कंट्री में, तो उन सब का भी ध्यान में रखना पड़ता है, तो इस तरह से थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी जो ग्रोथ स्ट्रेटेजीज हैं उनके 4 टाइप्स कवर हो गए हैं और 2 रह गए हैं, दैट इज कॉपरेशन एंड डिजिटलाइजेशन, जिनको हम अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे। आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू।